मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए एक बार फिर से हिमानी भाटिया का नमस्कार। प्यारे बच्चों, आपकी स्टडी की जो अभी जो क्रम चल रहा है उस क्रम में मैंने संस्कृत के आपको 3 चैप्टर करवा दिए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको भी पता है कि हमने सेकंड चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको सेंड नहीं की थी। तो आज की हमारी ये जो वीडियो है ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है और विषय इसका संस्कृत है। और कक्षा 10 के बच्चों के लिए आज का हमारा ये जो वीडियो है इसमें हम सेकंड लेसन यानी कि द्वितीय पाठ है संघीय शक्ति, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों का सॉल्यूशन जो है वो देखेंगे। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है वायस है कीदृशम व्याधम आयांतम अपश्यत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेकंड लेसन में हमने एक कहानी पढ़ी थी और इस कहानी का जैसे कि नाम आपको दिखाई दे रहा है संघीय शक्ति, यानी कि संगठन में ही शक्ति है, यानी एकता में ही बल होता है। और इसमें हमने कबूतरों की और एक कौवे की जो कहानी थी वो हमने पढ़ी थी कि किस प्रकार शिकारी के दानों को देख के कबूतर उस पर लालायित हो जाते हैं और लालच में वे सारे कबूतर जब जाल में फंस जाते हैं दानों के लालच में, तो एक जो कबूतरों का राजा होता है चित्रग्रीव, उसी के परामर्श से वे सभी कबूतर जाल लेके उड़ जाते हैं और वो इस तरह से अपने सबको, अपने पूरे ग्रुप को जो है वो बचा लेते हैं, पूरे दल को बचा लेते हैं। अर्थात संगठन में ही शक्ति होती है। तो हमारे आज के इस लेसन का जो पहला प्रश्न है वो है वायसः कीदृशम व्याधम आयांतम अपश्यत। अर्थात वायसः यानी कि कौवा, क्योंकि कहानी में एक कौवा भी होता है और ये कौवा जो होता है ये पेड़ पे बैठ के दूर से शिकारी को आते हुए देखता है। तो हमारा ये जो प्रश्न है वो इसी तरह का है कि वायसः कीदृशम यानी किस प्रकार के, कौवे ने किस प्रकार के, व्याधम यानी शिकारी को, आयांतम यानी आते हुए, अपश्यत यानी देखा, यानी कौवे ने किस तरह के शिकारी को आते हुए देखा। अब जो शिकारी था वो बिल्कुल साक्षात यमराज के समान था, यानी काल के समान था। तो यहाँ पे कृतांतम इव, यहाँ पे देखिए ये संज्ञा युक्त पद है, यहाँ पे कृतांतम घन इव द्वितीयम, यानी कि कृतांतम यानी ये यमराज के समान ही, इव यानी ही अव्यय पद है। तो यहाँ पे कृतांतम इव यानी कि यमराज के समान, द्वितीय यानी दूसरा, यानी दूसरे यमराज के समान, यानी साक्षात यमराज का ही रूप था और इस तरह की शिकारी को उस कौवे ने आते हुए देखा। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी श्रृंखला में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कुतो अत्र। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आकार जो है वो आपको सभी बच्चों को विदित है। यहाँ पे अत्र है, कुतो अत्र, यहाँ पे भी संधि विच्छेद हुई है, कुतो घन अत्र निर्जने वने, कि कहाँ से, इस निर्जन वन में, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में पे पर, यानी निर्जने वने, निर्जन वन में, तंडुल कणा नाम, यानी कि चावलों के दाने जो हैं वो संभव इति, यानी संभव हैं, कै उक्तवान, यानी कि इस निर्जन वन में चावलों के दाने कैसे संभव है, इस प्रकार के वाक्य कौन बोला, किसने बोला। तो उक्तवान में भी देखिए कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय में वत शेष रहता है, वत को वान आदेश हो जाता है। ये आपको जब मैं प्रत्यय का चैप्टर करवाती हूँ तो बहुत अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन करा हुआ है। तो उक्तवान शब्द जो है इसमें कत्वतु प्रत्यय है और कत्वतु का कत वत शेष रह के उसको वान आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे इस निर्जन वन में चावलों के दाने कैसे संभव है, ये किसने कहा था। तो ये जो बात है ये कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने कही थी। किसने कही थी? कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने। जी हाँ, कबूतरों का जो राजा होता है उसका नाम इस कहानी में चित्रग्रीव होता है। फिर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है विपत्ति काले, यानी विपत्ति के समय में। वही देखिए अधिकरण कारक में पे पर इसमें आपको चिन्ह जो है कारक चिन्ह भी बता रही हूँ मैं साथ में। विपत्ति काले यानी विपत्ति के समय में, या विपत्ति के समय में का पुरुषस्य लक्षणम अस्ति। का यहाँ पे देखिए कायर पुरुष के लिए है, का पुरुष यानी कायर पुरुष। तो कायर पुरुष जो होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। देखिए विपत्ति है तो वहां पे अगर कायर पुरुष की बात की जाती है तो कायर हमेशा पलायन का या आश्चर्यचकित होके उस बात में अपना विस्मय प्रकट करता है कि है ऐसा कुछ भी हुआ है। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं कि यहाँ पे विपत्ति के काल में कायर पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, ये क्या लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है विस्मय, यानी वो विस्मित होते हैं, वो विस्मय दिखाते हैं। अपनी जो मुद्रा होती है वो विस्मय वाली बना के वो इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अल्पा नाम अपि वस्तु नाम कार्य साधिका अस्ति। यहाँ पे देखिए अल्पा नाम अपि यानी थोड़ी भी, वस्तु नाम यानी वस्तु जो है वो कार्य साधिका अस्ति यानी कार्य को साथ देती है। तो किस प्रकार की वो थोड़ी वस्तुएं जो कार्य को साथ देती हैं। तो सहती यानी इकट्ठी करी हुई। यहाँ पे इसमें एक श्लोक आया था तो उस श्लोक में
ये था कि संगठन में शक्ति होती है, अर्थात तिनको तिनको को अगर हम जोड़ के उनमें जब बल लगा देते हैं तो वो एक रस्सी बन जाती है। मूंज का नाम आपने भी सुना होगा, तो वो मूंज जो देखिए बिल्कुल जो होती है वो तिनको से बनती है, और तिनको को जब बल लगा दिया जाता है तो वो एक मजबूत रस्सी का रूप ले लेती है और एक मतवाले हाथी को भी बांध देती है, यानी मतवाले हाथी यानी पागल हाथी को भी वो कंट्रोल में कर सकती है। तो यहाँ पे संहति यानी एकता, तो यानी इकट्ठी करी हुए तिनको के जो एक रस्सी होती है वो एक मतवाले हाथी को भी बांध सकती है, यानी थोड़ी वस्तु होते हुए भी लेकिन जब वो इकट्ठी हो गई तो वो कार्य को सिद्ध कर सकती है, अर्थात एकता में बल होता है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है ये वैसे तो आपके एडजेक्टिव टाइप हैं, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हम ये आपको कॉपी में करवाते हैं सभी बच्चों को, तो आप सभी बच्चों को इसके अल्टरनेटिव जो आंसर्स हैं वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सभी बच्चे ये अभ्यास प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ और उसी की ये श्रृंखला है, ये 4 क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हम लघुत्रात्मक क्वेश्चंस पे आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला के बाद में हमारा जो अगला क्रम है वो आता है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो है यानी 1 वर्ड्स में जो इनके आंसर हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैं आपको हमेशा क्वेश्चन लैंग्वेज जो है वो साथ में लिखवाती हूँ, तो वैसे तो आप लोगों को ये इस चीज़ की हैबिट हो ही चुकी है कि क्वेश्चन लैंग्वेज जो है वो आपको साथ में लिखनी है। तो यहाँ पे हमारा जो अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का जो पहला प्रश्न है वो है वायसस्य नाम किम। देखिए वायसस्य, यहाँ पे वायस का मैंने आपको मतलब बताया कौवा, और वायसस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो कौवे का संबंध का के है ना, यहाँ पे संबंध कारक है। तो वायसस्य नाम किम यानी कौवे का नाम क्या है। तो यहाँ पे वायसस्य नाम लघु पत्नक है। अब देखिए अकारांत पुल्लिंग लघु पत्नक शब्द जो है यहाँ पे कौवे का नाम लघु पत्नक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है वायस है कम आयंतम अपश्यत। वायस यानी कौवा, कम यानी किसको, कर्ता ने, तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को यानी किसको। अब यहाँ पे कम जो शब्द है ये कै कऊ के कम कौकान यानी पुल्लिंग का द्वितीय का एक वचन है, ठीक है। और ये किम मूल रूप से क्या शब्द है, ये किम है। तो वायस है कम आयांतम यानी आते हुए, अपश्यत यानी देखता है या फिर देखा था। तो कौवे ने किसको आते हुए देखा था। यहाँ पे मैंने आपको देखिए कारक चिन्ह भी बताया। कम शब्द जो है कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, ठीक है, और एक वचन। क्योंकि वायस जो है वो एक वचन है तो यहाँ पे ये भी एक वचन में ही है कि कौवे ने किसको आते हुए देखा था। तो यहाँ पे इसका उत्तर है व्याधम। देखिए मैंने यहाँ पे 1 वर्ड भी लिखा है, लेकिन आप इसके साथ क्वेश्चन लैंग्वेज को ऐड करोगे और क्वेश्चन लैंग्वेज के साथ इसको लिखोगे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे वायस व्याधम आयंतम अपश्यत। कौवा शिकारी को आते हुए देखा था। कौवे ने शिकारी को आते हुए देखा था। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर पे, कै कपोत राजा। कै माने कौन। ये देखिए किम का है लेकिन ये पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में ये कै कऊ के कम कऊ कान, जैसा कि मैंने अभी बोला था। तो यहाँ पे किम का जो ये पुल्लिंग का रूप है इसमें ये एक वचन है। तो यहाँ पे कपोत राजा शब्द भी जो है वो एक वचन में ही है। तो यहाँ पे कै कपोत राजा यानी कबूतरों का राजा कौन है। तो कबूतरों का जो राजा है वो है चित्रग्रीव है। मैंने आपको बताया था ना कबूतरों के राजा का नाम क्या होता है, चित्रग्रीव नाम होता है, इसलिए यहाँ पे चित्रग्रीव है। कै कपोत राजा है तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रग्रीव है, कपोत राजा है, क्वेश्चन लैंग्वेज के साथ। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है अति लघुत्रात्मक श्रृंखला में वो है कीदृशी त्रणि मददंतिन है बध्यन्ते। यानी कीदृशी यानी किस तरह के, त्रणय यानी तिनके, मत दंतिने यानी मतवाले हाथी को, बध्यन्ते यानी बांध सकते हैं। तो देखिए सिंपली तिनका थोड़ी बांध सकता है हाथी को, लेकिन उन्हीं तिनकों को अगर हम बल देके एक मजबूत रस्सी बना देते हैं तो वो रस्सी जो है वो मतवाले हाथी को भी बांध सकती है। तो इसके लिए आंसर है कीदृशी के स्थान पे गुणत्वम आपन्ने, यानी कि बल के साथ जिसको बांधा गया है, यानी जिन तिनकों में बल दिया गया है और उनसे एक मजबूत रस्सी बनाई गई है। तो गुणत्वम आपन्ने मत दंतिने बध्यन्ते, यानी कि बल देके जो रस्सी बांधी गई होती है उस रस्सी से मत वाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो ये हमारी श्रृंखला है अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस की। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे ये अपनी कॉपी में अच्छे से राइट डाउन करेंगे। इसके बाद हमारी जो व्याकरणात्मक टिप्पणियों में जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं उनको हम यहाँ बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग उसको भी देखिए। प्रश्नों की श्रृंखला में जो हमारी अब जो कड़ी है वो है व्याकरण प्रश्नाहा, यानी व्याकरणात्मक जो टिप्पणी हम करते हैं, यानी व्याकरणात्मक प्रश्न जो हम करते हैं
उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न इसमें है वो है धातु लकार पुरुष वचना नाम निर्देशम कुरुत। तो यहाँ पे हमें धातु लकार पुरुष और वचनों को निर्देशित करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले देखिए पद जो है, हमने यहाँ पे पद आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे निवसंती, अपश्यत, दृश्यति, पश्यामी, बभूव, उवाच और अकरोत। तो अब हमें इन पदों में जो धातुओं का यूज हुआ है उनको हम लिख रहे हैं। देखिए निवसंती, जो निवसंती शब्द है इसकी उत्पत्ति में जो पुरुष धातु लकार और वचन जो है वो क्या रहते हैं उनको हम देखते हैं। तो नी यहाँ पे उपसर्ग है, नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु, यहाँ पे वस धातु है रहने के अर्थ में। तो यहाँ पे आपको धातु कौन सी लिखनी है निवसंती शब्द में? वस धातु। और देखिए संति अस्तिस्त संति, तो चूंकि ये हमें लट लकार का दिख ही रहा है तो इसमें लकार हो जाएगा लट यानी वर्तमान काल। तो यहाँ पे निवसंती शब्द में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु लट लकार, और ये आपको पता ही है प्रथम पुरुष का बहुवचन है। इस प्रकार ये निवसंती शब्द की उत्पत्ति निष्पन्न होती है। इसके बाद अपश्यत शब्द है। अपश्यत, ए जो शब्द है ये उपसर्ग में ही है, और लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है लकारों में जब हम इसकी पहचान करते हैं तो हम इसको लंग लकार में लेते हैं, यानी कि भूतकाल में लेते हैं। तो यहाँ पे अपश्यत जो है वो पश्यत जो होता है इसका अर्थ होता है देखना। तो यहाँ पे देखना जो है वो दृश्य धातु को फॉलो करता है, तो यहाँ पे धातु हो जाएगी अपश्यत में दृश्य धातु। और चूंकि लकार मैंने आपको पहले ही बता दिया ए लग चुका है इसलिए ये लंग लकार है, यानी कि पास्ट में चला जाएगा भूतकाल में। और अपश्यत शब्द जो है वो दृश्य धातु लंग लकार का प्रथम पुरुष, यहाँ पे ये भी क्या है पुरुष, इसका भी प्रथम है, प्रथम है, और ये एक वचन का है। इसके बाद दर्शी शैती, दर्शी शैती, देखिए दृश्य धातु दिखाई दे रही है आपको इसमें, और चूंकि ये शैती शैती जो मैंने आपको एक साउंड बताया हुआ है ये हमेशा लिट लकार में होता है। लिट लकार यानी कि भविष्यत काल, तो ये लिट लकार का शब्द है और ये भविष्यत काल का है। तो दृश्य शैती दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा। इसके बाद में पश्यामी शब्द है, वही देखिए पश्य धातु जो अर्थ है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया था देखने के अर्थ में होता है, वही दृश्य धातु है। तो यहाँ पे इसमें भी धातु कौन सी हो जाएगी? दृश्य धातु हो जाएगी। और यहाँ पे ये लट लकार उत्तम पुरुष, और चूंकि देखिए पश्यामी पश्याव पश्याम है तो ये उत्तम पुरुष का और ये एक वचन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में बभूव शब्द है, ये भू धातु है और ये लिट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। और लास्ट इसके दो जो हैं, सेकंड लास्ट देखिए उवाच शब्द है। उवाच, वाच यानी बोलना, तो ब्रू धातु, ब्रू धातु भी बोलने के अर्थ में होती है और वच धातु भी बोलने के अर्थ में होती है। तो उवाच शब्द में ब्रू धातु या वच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष का ये भी एक वचन है। ऐसे ही लास्ट जो शब्द है वो हमारा अकरोत, ए शब्द है वही लंग लकार को फॉलो करेगा, और करोत यहाँ पे क्री धातु करने के अर्थ में, तो धातु इसमें क्री हो जाएगी। अकरोत शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई? ए लंग लकार और क्री धातु, और यहाँ पे ये प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा। तो ये सारे लगभग प्रथम के ही हैं, प्रथम पुरुष है, और सब में एक वचन, और दो शब्दों में जो है वो बहुवचन है। जैसे कि यहाँ पे एक तो है निवसंती शब्द है, इसमें बहुवचन है, और एक यहाँ पे बभूव शब्द है, इसमें बहुवचन है। बाकी सारे ये प्रथम पुरुष के और उत्तम पुरुष के शब्द हैं। तो ये हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी में पहला क्वेश्चन था। इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें हम शब्द विभक्ति और वचनों को जानेंगे। तो अगला जो प्रश्न है व्याकरणात्मक प्रश्नों में अगला जो हमारा प्रश्न रहता है वो है अधोलिखित शब्दा नाम, यानी शब्द नाम विभक्ति वचना नाम निर्देशनम कुरुत, यानी कि जो यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं इनके आपको मूल शब्द, उनकी विभक्ति और उनके वचन को निर्देशित करना है। यानी कि इसमें कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, और विभक्ति उनमें कौन सी यूज हुई है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। तो यहाँ पे जो जितनी भी विभक्तियां हैं उनमें से हम शब्दों को उनका मूल शब्द पहचानते हैं, और शब्दों के साथ साथ हम विभक्ति और वचनों की भी पहचान करते हैं। तो हमारा जो पहला शब्द है, देखिए पद, शब्द, विभक्ति और वचनम। तो पहला शब्द है यहाँ पे तीरे, जैसे कि मैंने आपको बताया, यानी किनारे में या किनारे पर। ठीक है, तो तीर का मतलब होता है किनारा, तो यहाँ पे किनारे पर। तो यहाँ पे देखिए अधिकरण कारक आ रहा है, में पे पर जो चिन्ह आता है वो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूल शब्द इसका तीर, और इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्योंकि किनारा एक ही है यहाँ पे, तीरे शब्द यहाँ पे सप्तमी का एक वचन। फिर पक्षीण शब्द जो है इसका मूल शब्द है पक्षीन। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षीण जो शब्द है ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर चंद्रम असी, देखिए चंद्रम असी,
यहाँ पे इसका मूल शब्द बनता है चंद्रमस, ठीक है, और ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का है यानी। और तस्मिन जो शब्द है वो भी हमारा देखिए सर्वनाम शब्द है, और ये इसका मूल शब्द जो है वो तत् है। इसका मूल शब्द क्या है? तत्, और ये एक सर्वनाम शब्द है। और ये भी देखिए तस्मिन है ना, उस समय में है ना, तस्मिन उसमें, तो यहाँ पे वही अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर व्याधेन यानी शिकारी के द्वारा, तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा यानी कि तृतीय विभक्ति, तो इसका मूल शब्द बनेगा व्याध, व्याध यानी शिकारी, और यहाँ पे शिकारी के द्वारा तृतीय विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है से के द्वारा, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति एक वचनम। ऐसे ही वने शब्द है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वने शब्द में सप्तमी विभक्ति मूल शब्द हो जाएगा वन, और सप्तमी का ये एक वचन है। ऐसे ही सर्वे शब्द है, सर्वे शब्द जो है यहाँ पे इसका मूल शब्द है सर्व, ठीक है, और ये पुल्लिंग का है, और पुल्लिंग में ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जब हम रूप चलाते हैं तो इसका ये सर्वे शब्द जो है ये सर्व मूल शब्द है, और ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, और ये पुल्लिंग का है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये व्याकरणात्मक टिप्पणी में मैंने आपको वचन, विभक्ति, पुरुष और ये लिंग वगैरह जो है, या लकार है, जो काल है, ये सब मैंने आपको बताए। अब हमारे अगले क्वेश्चन में हम संधि विच्छेद के जो प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे, यानी कि उनको सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि वहां पे कौन कौन से संधि का हमने प्रयोग किया है, और उनका संधि विच्छेद क्या किया है, और संधि युक्त पद जो है वो हमने क्या लिखा है। व्याकरणात्मक प्रश्नों में हमारा जो अगला प्रश्न है वो है संधि नाम निर्देश सहितम संधि विच्छेदम कुरुत, यानी कि संधि का नाम भी आपको लिखना है और निर्देश सहित जो संधि विच्छेद है वो भी हमें करना है। तो हमारा इसका जो पहला प्रश्न यानी कि पहला जो पद है वो है कुतो अत्र। जैसा कि मैंने आपको प्रश्नों की अभी श्रृंखला करवाई थी तो उसमें भी ये शब्द आया था, तो मैंने आपको बताया था इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कुतो अत्र। तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कुतो, यहाँ पे इसको हम अब चूंकि हम इसको क्या करेंगे विसर्ग संधि में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे ओकार जो है उसको विसर्ग में कन्वर्ट कर देंगे और ये कुतः शब्द बन जाएगा। कुतः घन अत्र यानी कहाँ से, यहाँ, अत्र मानी यहाँ, और कुतः यानी कहाँ से। तो यहाँ पे कहाँ से चावल के दाने आए, तो यहाँ पे हम संधि विच्छेद करेंगे कुतः घन अत्र, और ये विसर्ग संधि है और विसर्ग में ये ओत्व विसर्ग है, और यहाँ पे चूंकि असमान स्वर आ गया था, चूंकि यहाँ पे ओ के बाद में ए आ गया था, तो यहाँ पे असमान स्वर होने की वजह से यहाँ पे हम इसको पूर्व रूप संधि कहेंगे। विसर्ग संधि का ही एक भेद है, ये पूर्व रूप संधि है, पूर्व रूप संधि। तो ये हमने आपको शब्द बताया कुतो घन अत्र, कुतो अत्र, कुतः घन अत्र। तो यहाँ पे ओकार जो है इसका विसर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे असमान स्वर देखिए, यहाँ पे अगर छोटा होता है और यहाँ पे अगर बड़ा होता है तो हम उसका मेल करके जैसे ए में ई मिलाते हैं तो वो ए बन जाता है, यानी गुण संधि का हम आदेश कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़े से छोटे की तरफ गए हैं, यहाँ पे तय में जो स्वर है वो ओ है, और यहाँ पे अकार का जो स्वर है वो है ए है। तो यहाँ पे ओ घन ए, ये असमानता है, इन स्वरों की असमानता के कारण यहाँ पे इस चूंकि स्वर से स्वर का मेल नहीं हो रहा, इसलिए छोटे स्वर को हम आकार में बदल देंगे और पूर्व रूप संधि यहाँ पे हो जाएगी, और ये विसर्ग संधि का ही एक भेद है। इसके बाद हमारा शब्द आता है व्याकुलश चलती। मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया हुआ है जहां पर भी स आधा होता है वहां पे उस संधि का टुकड़ा हो जाता है, और सत्व विसर्ग, शुत्व विसर्ग और ष्टुत्व विसर्ग में वो संधि चली जाती है। तो यहाँ पे संधि तो देखिए वही विसर्ग होगी, और चूंकि यहाँ पे शब्द देखिए क्या बन रहा है व्याकुलह। अब ये श चूंकि मैंने आपको बताया ना कि विसर्ग में चला जाएगा, तो यहाँ पे इस श का विसर्ग हो जाएगा और व्याकुलह यानी कि शब्द बनेगा व्याकुलह घन चलती। दो सार्थक शब्द जो हैं वो बनते हैं चलितः, व्याकुलह घन चलितः, तो वही संधि हो जाएगी यहाँ पर भी विसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो गई, और चूंकि श जो है वो हलन था इसलिए यहाँ पे इसका विसर्ग हो गया। और इसके बाद में हमारी जो अगली संधि आती है वो है अपेय वयम। देखिए यहाँ पे अप ये जहाँ पे आता है वो यण संधि की पहचान होती है। आपको अच्छे से बताया हुआ है मैंने ये बात कि जहाँ पे ये आ जाता है वहां पे यण संधि, यानी कि यण संधि में क्या होता है
सूत्र हमारा होता है इको यणची। सूत्र यण संधि के लिए क्या होता है? इको यणची। इको यणची संधि जो है इसमें क्या होता है? इको यणची, इसमें इक प्रत्याहार को यण प्रत्याहार आदेश हो जाता है और इक प्रत्याहार में ए ई उ री जो स्वर होता है उसको यण प्रत्याहार का य व र ल आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे यह शब्द जो है इसको ई बना देंगे हम, तो यहाँ पे हमारी संधि हो जाएगी अपी। अब चूंकि देखिए अपी यह को हमने क्या किया? ई बना दिया, तो ये प हलंत है। यहाँ पे देखिए अप यह जो है यह को हमने कन्वर्ट किया ई में, और यह के ऊपर जो एक मात्रा है ए स्वर की है, तो ए और ए के बाद में वयम यानी कि वम, एवं, एवं शब्द बन गया। और यहाँ पे देखिए इसमें यह में स्थित ए जो स्वर था उसको हमने बाहर निकाला, यह में स्थित ए स्वर को हमने बाहर निकाला और यह हलंत को हमने ई में कन्वर्ट कर दिया, तो ये पै के पास चला जाएगा क्योंकि पै हमारा हलंत है। तो यहाँ पे पै में जब हम छोटी ई को मिलाएंगे तो अपी शब्द बन जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा ये एक पद हो गया। अब चूंकि यह में से हमने ए निकाल लिया था, इसलिए घन के बाद में हम ए और वम, ठीक है, तो हमारी संधि हो जाएगी अपि घन एवं, और यहाँ पे ये संधि हो जाएगी यण संधि। यण संधि के बाद में हमारा जो अगला शब्द है वो है प्रतिकारस चिंतेताम। अब ये देखिए वही श यहाँ पे भी आधा और यहाँ पे भी आधा, तो हम इसको फिर विसर्ग में कन्वर्ट कर देंगे और हमारा एक शब्द जो है सार्थक वो बन जाएगा प्रतिकार है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रतिकार है, प्रतिकार है घन चिंतेताम, घन चिंतेताम, और ये भी विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विसर्ग संधि। हमारे संधि विच्छेद भी होती जा रही है, साथ में हम इसका नाम भी लिखते जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो सिस्टम है, जो संधि मैं समझा रही हूँ, ये आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब हमारा जो अगला शब्द है वो है सर्वेर घन। तो यहाँ पे देखिए सर्वे र, यहाँ पे वही के साथ भी र है, देखिए सर्वई र, सर्वेर एक चिति भूय। तो यहाँ पे सर्वे शब्द जो है यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वई, और ये जो र है इसका हम स्वर अलग करेंगे और इस र को हम विसर्ग में कन्वर्ट कर देंगे। तो सर्वेर घन, अब यहाँ पे र जो है वो विसर्ग में चला गया, लेकिन अब हम इसका जो स्वर है ऊपर ए की मात्रा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे एक चिति भूय, एक चिति भूय। तो यहाँ पे शब्द बना है सर्वेर घन एक चिति भूय, सर्वेर घन एक चिति भूय, और ये संधि हो जाएगी ऋत्व विसर्ग। वही चूंकि र को विसर्ग हुआ है इसलिए ऋत्व विसर्ग और स को विसर्ग होता है, तो च्युत्व विसर्ग, तो यहाँ पे ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है सुदूर जालात अपहार कान। अब देखिए सुदूर जालात, अब यहाँ पे जो जो आपको जय जय वर्ण की जो आवृत्ति दिखाई दे रही है, एक बार हलंत है और एक बार यहाँ पे पूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए सुदूर सुदूर सुदूरात, ठीक है ना, यहाँ पे व्यंजन संधि है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे चय वर्ग है और ये एक तय वर्ग है, तो यहाँ पे चय वर्ग को तय वर्ग आदेश हो जाएगा। क्योंकि ये चय वर्ग का है, चय छ जय तृतीय वर्ण है, तो यहाँ पे त थ द, तो सुदूरात, ठीक है, तो सुदूरात जालात अपहार कान। तो यहाँ पे देखिए सुदूरात जाल, अब यहाँ पे अपहर अपहार कान, यहाँ पे देखिए यहाँ पे विसर्ग संधि, यहाँ पे दीर्घ संधि होगी, यहाँ पे अ और आ की वर्णों की आवृत्ति हुई है, अ और अ वर्ण की आवृत्ति, स्वरों की आवृत्ति हुई है, जिसको हमने दीर्घ आदेश किया है। तो यहाँ पे हम शब्द लिखेंगे सुदूरात घन जाल घन अपहार कान। तो यहाँ पे एक तरफ तो हमारी व्यंजन संधि होगी और इसके बाद में हमारी यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुदूरात, सुदूरात घन जाल घन अपहार कान, अपहार कान, यानी वो जाल को दूर ले जाते हैं। कबूतर जो है सारे इकट्ठे होके जाल को दूर ले जाते हैं।
तो यहाँ पे हम संधि का नाम लिखेंगे, पहले व्यंजन संधि, और जो दूसरी संधि है इसके साथ वो है हमारी जा ल में स्थित अ, ठीक है, और इधर का अ, इन दोनों को मिला के आ बनाया, और यहाँ पे फिर हमने इसका जो एक अ है इसको खत्म किया, और एक आ का जो चिन्ह होता है, यानी कि एक डंडे का जो चिन्ह हम लगाते हैं, तो वो हमने लगाया। तो यहाँ पे हमारी दीर्घ संधि, यहाँ पे दूसरी जो संधि है वो है दीर्घ संधि। तो बच्चों, व्याकरणात्मक टिप्पणी में हमने आज का जो ये हमारा अगला प्रश्न किया था, ये था संधि नाम निर्देशन सहितम संधि विच्छेदम कुरुत। तो हमने ये प्रश्न किया। इसके बाद के जो प्रश्न है वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक आप मेरी अगली वीडियो का वेट करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल में हमारी क्लासेस। नमस्कार।